कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUP सेमेस्टर थर्ड AEC इंग्लिश में आप सभी बच्चों को पेपर में जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएगा। सारा का सारा 50 नंबर का पेपर होता है। अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हैं तो 45 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि 5 नंबर बोले भैया 5 नंबर कहाँ चला गया, तो 5 नंबर देखिए MCQ आता है, जिसके लिए आपको पूरा अपना सिलेबस कवर करना हो। तो आज की इस वीडियो में जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ अगर आप कवर कर लीजिएगा 45 नंबर श्योर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पर नहीं हुआ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर अपडेट आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहिए कर सकते हैं। और अगर आपको वो 5 नंबर कवर करना है आप हमारे चैनल पर जाइए, सेमेस्टर थर्ड AEC इंग्लिश का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखिए पूरा कंप्लीट आपको वहां से भी हो जाएगा। तो 50 में 50 चाहिए, प्लेलिस्ट पे सारा वीडियो बना हुआ है टॉपिक के हिसाब से आपके सिलेबस में। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पर बोला गया, राइट अ नोट ऑन साइलेंट फीचर्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ओरल कम्युनिकेशन। जो रिटन कम्युनिकेशन होता है उसके फीचर्स बताइए और इसका जो ओरल कम्युनिकेशन के साथ जो डिफरेंस होता है किस प्रकार ये अलग होता है, ये आपको पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं ये सबसे पहले रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम इसके साइलेंट फीचर्स की ओर बात करें तो सबसे पहले जानते हैं तो रिटन कम्युनिकेशन होता क्या है। एक ऐसा कम्युनिकेशन या एक ऐसा जरिया जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सिंबल्स यानी कुछ चिन्हों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपके पास लेटर है, ईमेल्स है, रिपोर्ट है, मेमोज है, बहुत सारे डिजिटल मेमोज है, डिजिटल मैसेजेस है। इसका आप इस्तेमाल अपने पर्सनल जिंदगी में, प्रोफेशनल जिंदगी में या एकेडमिक के कंटेक्ट से भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप अपना जो मैसेज रहे या जो कम्युनिकेशन रहे उसे क्लियर रख पाए और एक स्ट्रक्चर्ड मैसेज यहां से भेजा जा सकता है हमारे पास। तो रिटन कम्युनिकेशन के सिंपली कोई पूछे तो क्या होता है, एक प्रकार का हमारे पास ऐसा इंफॉर्मेशन का कह सकते हैं एक्सचेंज का और तरीका, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सिंबल्स के रूप में लेटर, ईमेल्स या रिपोर्ट ये सब चीज़ इस्तेमाल करते हैं और अपना जो भी इंफॉर्मेशन है उसे हम लोगों तक सही तरीके से पहुंचा सकते हैं और लोग उसे अच्छे समझ सकते हैं। इस प्रकार के कम्युनिकेशन को सबसे पहले हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। रिटन कम्युनिकेशन मतलब ये हमारे पास, अगर आप ईमेल लिखोगे, रिपोर्ट में तो लिखोगे ना भाई, कहीं ना कहीं बिना लिखे तो हो नहीं सकता, इसलिए ये इसके बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी जो हमने बताया। अब देखिए इसके बारे में यहाँ पर कुछ हमने इसके फीचर्स बताए हुए। जैसे सबसे पहला हमारे पास है परमानेंस। परमानेंस क्या होता है, जैसे आप जो रिटन कम्युनिकेशन करते हो उसको क्या करते हो, सबसे पहले रिकॉर्ड करते हो। बोले भैया रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास क्या है, आप रिकॉर्ड करके उसे कहीं स्टोर करते हो, उसके बाद आप किसी को रेफर करते हो, रेफर मतलब भेजते हो। जैसे मान लीजिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कोई एग्रीमेंट हो गया, कोई ऑफिशियल लेटर लिखा। अगर आपने लेटर लिखा तो सबसे पहले आप अपने पास तो एक प्रूफ रखोगे ना, उसके बाद क्या करोगे, सामने वाले को भेजोगे ना। ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे नहीं भेज सकते। तो ये होता है हमारे पास परमानेंस होता है कि आप रिटन कम्युनिकेशन सबसे पहले उसके रिकॉर्ड को रखोगे, रिकॉर्ड करने स्टोर करने के बाद किसी को रेफर कर दोगे। एग्जांपल पे कॉन्ट्रैक्ट, जो एग्रीमेंट्स होते हैं, ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, ये सभी चीज इसमें शामिल होता है। अगला इसका पॉइंट बताया हुआ है वो है क्लियरिटी एंड यहाँ पर प्रिसीजन। देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपने जो भी यहाँ पर तरीका सिलेक्ट किया या जो वर्ड सिलेक्ट किए या जो सेंटेंस सिलेक्ट किए या स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस है, वो आपका मैसेज को इंश्योर करना चाहिए कि वो क्लियर है। क्लियर मतलब होता है यहाँ साफ होना चाहिए कि उसमें क्या समझ में आ रहा है, और प्रिसाइज मतलब छोटे रूप से या व्यापक रूप से लोगों पास पहुंचना चाहिए। इस प्रकार आपको अपना मैसेज को कन्वे करवाना रहता है, इसलिए इसमें क्लियरिटी और प्रिसीजन होना चाहिए। अगला पॉइंट यहाँ पर ये एग्जांपल में दिया हुआ है, जैसे आप जो लीगल डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन जो टेक्निकल मैनुअल से जुड़े होते हैं, वो क्या करता है भाई, कोई फालतू की बात को नहीं लिखता। वहां जो भी चीज डिटेल, जो भी चीज मान लीजिए पूछा गया है वो डिटेल में लिखेगा, या फिर उसको क्या करें, इस प्रकार समझा दिया जाएगा कि अगर आप उसे पढ़ लेते हो तो आप समझ सकते। जैसे अगर मान लीजिए आपको फोन खरीदते होंगे या कोई भी चीज खरीदते होंगे, वहां पर इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं। क्यों, अगर आप उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे तो आपको सारे के सारे फीचर समझ में आएंगे। तो इस प्रकार उसे अरेंज किया गया कि आदमी उसे पढ़ के समझ सकता है। तो ये इसका सेकंड नंबर प्रूफ का एग्जांपल हो गया हमारे पास। अगला थर्ड नंबर जो पॉइंट हमारे पास इसमें बताया हुआ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, यानी जो रिटन कम्युनिकेशन होता है बेसिकली एक प्रकार का वो फॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जिसमें हेडिंग्स होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, उसमें बुलेट पॉइंट्स होते हैं, या फिर कोई डायग्राम्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप जो बिजनेस रिपोर्ट और जो प्रपोजल्स बनाते हो वो हम लोग इस प्रकार ऑर्गेनाइज करते हैं बेसिकली, ताकि यहाँ पर आपका आइडियाज को लोग समझ सके, देख कर ही समझ जाए कि आप इसे क्या समझाना चाहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर का एक प्रकार का बेसिक फॉर्मेट भी फॉलो होता है। प्लस टाइम कंज्यूमिंग। देखिए टाइम कंज्यूमिंग मतलब आपका समय को यहाँ पर, जैसे ड्राफ्टिंग हो गया, आपको मतलब कोई चीज बना के सेव कर लेना ड्राफ्टिंग कहलाता है। आपने उसको रिव्यू किया, फिर एडिटिंग किया, ये सारी चीज आप एश्योर करने के बाद ही कुछ चीज को क्या करते हो, आगे बढ़ाते हो। तो इसमें आपका टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, इसमें क्वालिटी होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, तभी ना हो सकता, वरना क्या हो सकता है। इसलिए यहाँ पर ये जो मेथड होता है ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी एनुअल कंपनी रिपोर्ट बना रहे हो तो आपको इसमें बनाने में बहुत समय लगेगा। क्यों, पूरे साल का लेखा जोखा हिसाब करके पूरा समझाना पड़ता है। तो एक समय खींचने वाला मेथड होता है जिसे हम टाइम कंज्यूमिंग कहते हैं। अगला इसका जो रिसर्च मतलब इसका जो रीच है,
रीच मतलब होता है पहुंच, ये एक वाइड रीच होता है, मतलब बहुत दूर तक इसका क्या है, पहुंच है। जैसे रिटन कम्युनिकेशन कैन बी डिसेमिनेटेड टू अ लार्ज एंड डाइवर्स ऑडियंस साइमल्टेनियसली। जो रिटन कम्युनिकेशन होता है एक ही समय में क्या हो सकता है, मतलब साथ ही साथ बड़े पैमाने पर ये विविध लोगों तक क्या कर सकता है, बहुत जल्दी पहुंच सकता है हमारे पास। ये से रिटन कम्युनिकेशन फायदा होता है। जैसे एक कंपनी मान ली ईमेल है जारी कर दिया, तो लगभग हजारों से जो एम्प्लॉय काम करते हैं उस कंपनी में, उनको एक ही बार में वो वैसे मिल सकता है, इसीलिए हमारे पास काम कर रहता है। अब देखिए अगला है डिलेड फीडबैक। फीडबैक मतलब क्या होता है, आपने उस चीज के बारे में कोई मान ली कस्टमर रिव्यू दिया, उसे हम लोग फीडबैक कहते हैं। लेकिन जैसा ओरल कम्युनिकेशन में होता है वो बात करके समझा दिया, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें इंस्टेंट रिएक्शन नहीं आता। अब मान ली कोई कस्टमर इसने क्वेरी सेंड किया, ईमेल के थ्रू भेजा या फिर लेटर के थ्रू भेजा, तो इस मैसेज को पहुंचने में कंपनी के पास समय तो लगेगा, और समय लगेगा तो उसको रिस्पॉन्स लेट होगा, इसलिए यहाँ फीडबैक में क्या होता है, डिले देखा जाता है। फिर अगला यहाँ पर पॉइंट बताया वो है नॉन इंटरेक्टिव नेचर। नॉन इंटरेक्टिव नेचर मतलब देयर इज नॉट रियल टाइम इंटरेक्शन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है इसमें जरूरी नहीं है कि आप सामने बैठे हुए होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मेकिंग इट इंपॉर्टेंट टू द राइटर टू एंटिसिपेट द रीडर्स क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पर जो रीडर, यहाँ पर जो राइटर रहता है, जो रीडर्स के क्वेश्चंस रहते हैं या जो कंसर्न रहते हैं उनको एंटिसिपेट करता है कि हाँ ये हो सकता है प्रेडिक्शन। जैसे जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए रहते हैं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल मस्ट बी डिटेल एंड सेल्फ एक्सप्लेन। देखिए जो इंस्ट्रक्शन के जो मैनुअल्स लिखे होते हैं वो बहुत डिटेल में लिखे होते हैं, और वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहता है कि अगर आप उसे पढ़ लेते हैं तो अच्छे से समझ सकते हैं आराम से उसे। अगला इसमें है फॉर्मल एंड प्रोफेशनल टोन के बारे में बताया गया है। तो इसमें फॉर्मल एंड प्रोफेशनल टोन की बात करें तो रिटन कम्युनिकेशन जो होता है वो आपके जीवन में प्रोफेशनल तो ही जो होता है, आपके जो ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट हो गए जिसमें आप एक फॉर्मल टोन तैयार कर रहे हो या एक प्रॉपर लैंग्वेज का क्या कैसे इसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो आपके लिए इसमें फॉर्मल टोन, प्रॉपर लैंग्वेज इस प्रकार का जरूरत पड़ता है अगर आप अपने प्रोफेशनल और ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल करते हो। जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट के जो सर्कुलर्स होते हैं या एकेडमिक जो पब्लिकेशन होते हैं या जो भी जॉब एप्लीकेशन होते हैं उसमें प्रोफेशनल स्टाइल से लिखा जाता है, ये नहीं कि भाई कुछ भी लिखा जाता है। अगला है इसमें हम क्या करते हैं, जो विजुअल्स एड्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप इसमें चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ग्राफ्स का, इमेजेस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि रिटन कम्युनिकेशन को क्लियरिफाई किया जाए, अच्छे तरीके से मैसेज को कन्वे किया जाए। इसलिए जैसे आप जितने फाइनेंशियल रिपोर्ट देखते होगे उसमें आप देखते हो ग्राफ का, बार ग्राफ इस्तेमाल हो सकता है, बहुत सारे ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस चीज को समझाया जा सके कि ग्राफ से भी लोग समझ सकते हैं, पूरा डेटा पढ़ने से अच्छा आप ग्राफ देख के समझ सकते हो। इसके बाद है लीगल वैलिडिटी, मतलब जो रिटन डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसका देखिए कुछ अपना ही महत्व है, ठीक है। जैसे आप इसमें क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कोई चीज लिखी है तो आप कोर्ट में जाके कोई झगड़ा या विवाद हो गया तो आप कोर्ट में जाकर प्रूफ दिखा सकते हो कि हाँ सर ये हमारे पास बोला गया था। इसीलिए एक आपके पास इसमें एग्जांपल में लिख सकते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई अपने एग्रीमेंट हो गया, ये सब इसमें क्या होता है, शामिल होता है। अब ये था हमारे पास, हमने पढ़ा दिया इसका जो फीचर्स होते हैं, इसके जो साइलेंट फीचर पढ़ा है। अब इसके देखिए क्या इंपॉर्टेंस, अगर हम बात करें रिटन कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंस की, तो यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है कि द स्ट्रक्चर एंड परमानेंट नेचर ऑफ रिटन कम्युनिकेशन मेक्स इट इंडिस्पेंसेबल फॉर रिकॉर्ड कीपिंग, डिसीजन मेकिंग एंड एंश्योरिंग क्लैरिटी इन पर्सनल एनवायरनमेंट। देखिए जो हमारा रिटन कम्युनिकेशन है इसका स्ट्रक्चर और इसका जो परमानेंट लिखावट जो रहता है बेसिकली, ये हमारे कम्युनिकेशन में क्या करता है, इसे रिकॉर्ड रखने में सुविधा होता है, आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, और साथ साथ इंश्योर करता है कि आपका जो भी मान लीजिए क्लैरिटी रहता है और आपका जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है उसमें क्लैरिटी रख के रखता है। इट प्रोवाइड्स आर रिलायबल एंड फॉर्मल वे टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन ओवर टाइम एंड। देखिए ये हमें क्या करता है, इंश्योर करता है कि भैया हमारा जो कम्युनिकेशन है वो सही टाइम पे या बहुत सारे दूर जगह पे क्या होगा, सही टाइम पे ये पहुंच सकता है। अब देखिए ये तो हमने पढ़ दिया रिटन कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, यहाँ पर हमने साइलेंट फीचर पढ़ा दिए। एक क्वेश्चन था कि रिटन और ओरल कम्युनिकेशन के बीच में क्या अंतर होता है। तो देखिए आप पेपर में जैसे पहले क्लास 10th या क्लास 12 तक आप क्या करते थे, दो कॉलम बनाते थे, एक तरफ लिखते थे मान लीजिए रिटन, इधर ओरल कम्युनिकेशन। अब आप देखिए ग्रेजुएशन में 15 नंबर का सवाल पूछा जाता है तो भैया 15 नंबर का जो सवाल रहेगा उसे आपके मिनिमम 3 पन्ना लिखना पड़ेगा। तो 3 पन्ना मतलब एक पन्ना आपको इसी में लग जाएगा, इसको बढ़ा कर लिखना पड़ेगा। इसलिए क्या करें, आप यहाँ पर चार्ट ना बनाए, आप यहाँ पर क्या करें, दोनों के बारे में कुछ कुछ पॉइंट बताते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बताया हुआ है कि ओरल रिटन और ओरल कम्युनिकेशन डिफरेंस बताया हुआ है, इसका नेचर क्या है। जो रिटन कम्युनिकेशन होता है परमानेंट होता है, आप इसे रिकॉर्ड के रूप में भविष्य में कभी कोई काम पड़े उसका रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, भैया किसी ने मुंह से बोल दिया, ये टेम्पररी है और एफिमर्बल है, मतलब इसको आप रिकॉर्ड तो हर टाइम नहीं कर सकते, फोन में रिकॉर्डर लेके थोड़ी ऑन रखते हो या आपके पास रिकॉर्डर रहता है, हमेशा नहीं कर सकते। प्लस इसमें देखिए रिटन कम्युनिकेशन में आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट्स फॉलो करते हैं, जैसे रिपोर्ट्स, मेमोज हो गए। ओरल कम्युनिकेशन आप खुद बताओ, जब आप कुछ मुंह से बोलते हो आप यहाँ पर कौन सा रूल नियम फॉलो करते हो, भाई कुछ नहीं फॉलो करते, इसलिए ये इनफॉर्मल होता है, फ्लेक्सिबल होता है और ऑप्टेन क्या होता है हमारे पास
स्पॉन्टेनियस होता है। अगला इसमें क्या होता है, जो क्लैरिटी और एम्बिग्यूटी। देखिए रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, आप जो भी चीज बोलते हो वो क्लियर होता है, प्रिसाइज होता है, क्योंकि आप इसे एडिट भी कर सकते हो बाद में, आपके डिपेंड करता है। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन जब आप किसी को बोल दिए तो भैया आप मुंह से बोल दिए तो फिर ये बात तो वापस जा नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर गड़बड़ी चांस रहता है, इसलिए ये अंतर होता है रिटन और ओरल में। अगला हमारे पास है फीडबैक। आपको मालूम है भैया फीडबैक अगर होगा, जो रिटन कम्युनिकेशन होगा इसमें डिले होता है, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये रिस्पॉन्स तुरंत करता है। जैसे आप कस्टमर केयर को सुनाते होंगे तो कस्टमर केयर को ओरल कम्युनिकेशन में जल्दी सुन जाता है, लेकिन आप फीडबैक रिटर्न ईमेल करोगे रिप्लाई ही नहीं करेगा, इसलिए ये डिले प्रोसेस से जल्दी प्रोसेस होता है। अगर हम बात करें एक्सप्रेशन और ओरल, आप खुद बताओ एक्सप्रेशन किस में दिखा सकते हो, आप अपने वर्ड्स टेक्स्ट में क्या एक्सप्रेशन दिखा सकते हो, लेकिन यहाँ ओरल कम्युनिकेशन आप अपने वॉइस के थ्रू, आपके पिच के थ्रू, गेस्चर के थ्रू या फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू सामने वाले को क्या कर सकते हो, समझा सकते हो, इसलिए ये इस मामले में ज्यादा बेटर है ओरल कम्युनिकेशन। अगला है प्रिपरेशन टाइम। आपको मालूम है कि भैया रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि आपको इसको ड्राफ्ट करना है, रिवाइज करना है, फाइनलाइजिंग करना है। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन क्या है, आपने कुछ नहीं देखा, आपने बस समझाते गए। जैसे मैं आपसे बच्चों को ये जो स्लाइड अभी समझा रहा हूँ प्रिपरेशन टाइम के बारे में, यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ जो भी लिखा हुआ है आप यहाँ पढ़ सकते हैं, और मैं जो समझा रहा हूँ ये मैं आपको अपने हिसाब से समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि पेपर में जब आप भी लिखिएगा तो आप क्या कर सकते हैं, खुद से बना के लिख सकते हो, तो ये सेल्फ जनरेट आपको करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ जो लिखा हुआ अपने हिसाब से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, जल्दी होता है, कम से कम समय में तैयार हो जाता है। ऑडियंस का रीच के बारे में बात करें तो आप किस में पहुंचे, आप खुद बताओ। अगर आप रिटन कम्युनिकेशन बात करें तो ये थोड़ा इसका रीच जो हमारे पास है लेट से पहुंचता है, ठीक है, पहुंचेगा नहीं लेट से। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन का क्या भैया, बहुत जल्दी इमीडिएट पहुंचता है, हमारे पास होता है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें लीगल वैलिडिटी किसका ज्यादा रहेगा, आप खुद बताओ भैया, रिटन का ज्यादा रहेगा, कानूनी तौर से ज्यादा ये मान्यता है, इसका मान्यता नहीं रहता ज्यादा हमारे पास। अगर पॉइंट नंबर 9 की बात करें, कॉस्ट एंड रिसोर्स, आप खुद बताओ। कॉस्ट और रिसोर्स की बात करें तो रिटन कम्युनिकेशन में आपको प्रिंटिंग का खर्चा, मटेरियल, जो भी डिटेल टूल्स लगे उसका इस्तेमाल करना हो। ओरल कम्युनिकेशन में क्या आपको लगता है, कम से कम पैसा में ये काम हो जाता है हमारे पास, इस क्षेत्र में ज़्यादा बेटर है। इंटरेक्टिव नेचर की बात करें तो नॉन इंटरेक्टिव रिक्वायर्स एंटिसिपेशन ऑफ द रीडर्स रेस्पॉन्स, और यहाँ जो ओरल कम्युनिकेशन है ये जो हमारे पास है ये क्या रहता है, लेस या नॉन इंटरेक्टिव रहता है, ये कम इंटरेक्टिव रहता है लोगों से। लेकिन ये क्या रहता है हमारे पास ज़्यादा इंटरेक्टिव, क्योंकि आप इसमें मैसेज कन्वे कर सकते हो, क्लियरिफिकेशन एक्सचेंज किया सकता है। सूटेबिलिटी की बात करें तो आपको रिटन कम्युनिकेशन में जो आइडियाज रहते हैं वो फॉर्मल, डिटेल और लॉन्ग टर्म में लिखने पड़ते हैं, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में कुछ भी नहीं है, आप जितना चाहो जल्दी से लिखें, समझ सकते हो, ठीक है, ये इसका कोई डिफरेंस रहा। तो रिटन कम्युनिकेशन आपको क्या करता है, एक क्लियरिटी प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर्ड और परमानेंस के रूप में, जहां पर ओरल कम्युनिकेशन जल्दी जरूर हो जाता है, इंटरेक्ट भी जल्दी हो जाता है, पर्सनल टच भी आपको जल्दी, लेकिन यहाँ पर आपके चॉइसेस जो होते हैं डिपेंड करता है कि पर्पस क्या, कॉन्टेक्ट क्या कम्युनिकेशन का। तो ये क्वेश्चन 15 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 100% ये सवाल आपका पेपर में आएगा। तो यहाँ पर ये वीडियो अगर लगता है आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए क्या क्या चीज जरूरी है डिस्कस करना है, तो भैया आइए डिस्कस करते हैं आपके लिए। सबसे पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके द्वारा जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, स्कोप है, मेथोडोलॉजी है हमारे पास, या जो भी आपके खोजबीन या रिकमेंडेशन आप कोई भी चीज करना चाहते हो, वो सारी चीज आप उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन करोगे। तो एक प्रकार से ये वाइटल टूल के रूप में इस्तेमाल होता है, जहां डिसीजन मेकिंग और मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस हो गया या सक्सेस हो गया, ये सब चीज पर निर्भर करता है। अब इसके लिए क्या क्या चीज चाहिए, पेपर में वीवाई कर लीजिए, आया हुआ सवाल ये वाला। टाइटल पेज की बात करें तो टाइटल पेज मतलब वह पेज जहां पर आप प्रोजेक्ट के टाइटल को लिखोगे कि किस चीज के बारे में बताया गया, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओगे, आप उस टीम मेंबर्स में जो भी शामिल लोग उनका नाम बताओगे, डेट ऑफ सबमिशन डालोगे, मतलब कब सबमिट कर रहे हो, और इसके अलावा जो भी बेसिक रिलेवेंट जानकारी रहेगा वो सारे के सारे आप क्या करोगे, टाइटल पेज में इंक्लूड करोगे। जैसे मान लीजिए आपने एक टाइटल लिखा एनुअल फाइनेंशियल एनालिसिस रिपोर्ट, ठीक है, कंपनी नाम दे दी XYZ लिमिटेड, जो आपको लगता है अच्छा से। अगला हमारे पास है टेबल ऑफ कंटेंट। अगला हमारे पास है टेबल ऑफ कंटेंट के बात करें तो यहां पर आप जो भी चीज लिखते हो या जो भी लिस्ट बनाते हो उसे आप सेक्शन वाइज या फिर पेज नंबर के हिसाब से अरेंज कर देते हो कि आपने इस टेबल में क्या क्या इसके बारे में जानकारी दिया, तो डायरेक्ट उस चीज को पढ़ने में सुविधा रहता है, या नेविगेशन मतलब खोजबीन करने में दिक्कत नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपने जो समरी दिया वो पेज नंबर एग्जीक्यूटिव समरी जो पेज नंबर 3 पर है, इंट्रोडक्शन पेज नंबर 5 पर, ये सारी जानकारी अगर दे दीजिएगा तो सही रहेगा, जल्दी खोज हो जाएगा हमारे पास। अगला है एग्जीक्यूटिव समरी, जिसमें बात करें आपने ओवरऑल क्या उस प्रोजेक्ट में बताया, जिसमें क्या ऑब्जेक्टिव रखे गए, क्या मेथोलॉजी है,
क्या आपकी खोजबीन है या क्या कंक्लूजन है, ये सब चीज आप ओवर के दे देते हो कि हाँ ये सब समझाता है। पर्पस क्या रहता है, जो भी स्टेक होल्डर रहते हैं उनको समझने में बहुत ज्यादा, पूरा प्रोजेक्ट पढ़ने की अपेक्षा अगर वो छोटा चीज पढ़ लेते हैं तो ज्यादा समझ आ जाता है। अगला है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन मतलब आप इस जो रिपोर्ट को क्यों बना रहे हो, क्या पर्पस है, क्या इसके पीछे बैकग्राउंड रखा गया है या सिग्निफिकेंस क्या इस प्रोजेक्ट का, ये बताओगे। जैसे कोई प्रॉब्लम हो जाता है मान लीजिए जिसे आप एड्रेस करना चाहते हो, तो क्यों जरूरी है, इसके क्या क्या गोल्स हो सकते हैं, क्या इससे बेनिफिट है, ये सारी चीजें हमें मेंशन करना रहता है इंट्रोडक्शन में। अगला है ऑब्जेक्टिव्स, यानी हमारे पास क्लियरली आपका जो गोल है उस प्रोजेक्ट को लेकर आपको अचीव करना है, लेकिन क्या आपको इससे हासिल होगा या क्या लक्ष्य बताए। जैसे टू इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाय 20% विद इन, देखिए यहाँ पर कस्टमर जो सेटिस्फेक्शन है कि कस्टमर का जो दिक्कत है उसे 20% का सेटिस्फाई करना, लेकिन कितने मंथ, 6 मंथ में। तो ऑब्जेक्टिव है, ये लक्ष्य है कि हाँ इसे हासिल करना है। अगला पॉइंट है 6 नंबर, जो है स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, जैसे बताया हुआ है कि डिफाइन द बाउंड्रीज एंड लिमिटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, डिटेल व्हाट इज इंक्लूडेड एंड व्हाट इज एक्सक्लूडेड। देखिए आपके जो भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का आपका जो बाउंड्रीज है या लिमिटेशन है वो आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी चीज़ और डिटेल होना चाहिए वो इंक्लूड रखा जाएगा, जो फालतू हटा दिया जाएगा। जैसे जो प्रोजेक्ट रहता है वो मोस्टली क्या करता है, कस्टमर फीडबैक पे फोकस करता है। नॉर्थ अमेरिकन मार्केट की ओर बात करें, बाकी सभी चीज़ हटा दिया जाता है। आप मेथोलॉजी के बारे में बात करें यहाँ पर, तो एक्सप्लेन द मेथड्स एंड प्रोग्रेस यूज टू गैदर डेटा एंड अचीव। देखिए आप क्या करते हैं, कोई भी डेटा बना रहे हो तो आप किस आधार पे बनाए, क्या मेथड्स आपने इस्तेमाल किया, कौन से प्रोसेस इस्तेमाल किए ताकि वो चीज बन के रेडी हो, ये चीज आपको बताना पड़ता है। जिसमें आप सर्वे, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट और जो डेटा एनालिसिस टेक्निक रहता है, ये सभी चीज उसमें इंक्लूड होता है। अगला पॉइंट है हमारे पास 8 नंबर, जिसमें फाइंडिंग एनालिसिस, मतलब आपका जो रिजल्ट आया उस प्रोजेक्ट से, आपने जो डेटा दिया था, चार्ट दिया था, ग्राफ दिया था, जो भी चीज जरूरी था, उसके बाद क्या रिजल्ट आया ये आपको पता करना होगा। जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन का इस्तेमाल करते हो डेटा का, और जो की इंसाइट रहते हैं वहां का इस्तेमाल होता है हमारे पास। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। तो आप अपने प्रोजेक्ट को क्या करते हो, जो भी आउटकम से जो भी रिजल्ट निकाल रहे हो उसे समराइज करते हो। फिर वहां पर जो आपके ऑब्जेक्टिव्स मिले या नहीं मिले, यानी लक्ष्य आपको प्राप्त हुए नहीं बताओगे। जैसे द फाइंडिंग रिवील अ सिग्निफिकेंट गैप इन सर्विस डिलीवरी, जो फाइंडिंग रहता है उसमें आप डिलीवरी, इंपैचिंग कस्टमर लॉयल्टी, ये सब चीज यहाँ पर देखते हो। 10 नंबर है हमारे पास पॉइंट में कि आप रिकमेंड करते हो, मतलब आप यहाँ पर जो भी आपके द्वारा कि यहाँ चीज गलती था, ये चीज सुधार होना चाहिए था। एनालिसिस करने के बाद बताते हो कि हाँ ये एक्शन लेना चाहिए, ये सभी चीजें शामिल होते हैं रिकमेंडेशन में। तो एग्जांपल मान लीजिए, इंप्लीमेंट अ कस्टमर फीडबैक सिस्टम टू मॉनिटर। देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया जा रहा है कि मान लीजिए कोई कस्टमर है, ठीक है, उसका हिसाब से उसको जो भी चीजें सेटिस्फाई होना चाहिए फीडबैक को लेके, वो वहां पर बताना चाहिए हमारे पास। अगला है, जब आपने खोजबीन कर ली, रिकमेंड कर दिया, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम होना चाहिए, मतलब आपके द्वारा जो भी चीज एग्जीक्यूट करना चाहिए रिकमेंडेशन में, वो सभी चीज टाइमलाइन और रिसोर्स एलोकेशन साथ होना है। जैसे कंडक्ट करना है ट्रेनिंग स्टाफ के लिए, मतलब 6 मंथ में क्या करना है, कंडक्ट करना है, ये कुछ नया नियम मतलब लगा दिया गया। फिर है आपका बजट एंड फाइनेंशियल टूल। इसमें क्या है, आपका उस प्रोजेक्ट को बनाने में जो भी एस्टिमेट लगा, लगभग खर्चा कितना हुआ, क्या फाइनेंशियल इंप्लीकेशन हुए, या फिर कितना रिसोर्सेज लगा। जैसे टोटल प्रोजेक्ट पर मान ली इतना रुपया दे दिया गया, एक्सपेक्टेड माना गया था 25% ROI लगने वाला, लेकिन इतना लग गया हमारे पास। अगला है रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस मतलब आपने मान लीजिए यहाँ पर आपका जो रिस्क चैलेंजेस है, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पर कुछ स्टडी तैयार किया जाता है उस चीज को प्राप्त करने के लिए। जैसे रिस्क इन्वॉल्व, जैसे एग्जांपल दिया हुआ रिस्क डिलेड प्रोसीजर ऑफ मटेरियल्स, मिटिगेशन मान लीजिए पार्टनिंग विद मल्टीपल सप्लाई हो सकता है। अब रेफरेंसेज या बिब्लियोग्राफी जिसे हम लोग कहते हैं, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, कुछ रेफरेंसेज या बिब्लियोग्राफी जिसमें आप सारे के सारे जो सोर्सेज हो गए, जिसमें बुक्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए या वेबसाइट, उस रिपोर्ट में सिटेट करते हो बताया गया। फिर अपेंडिसेस में बताया गया कि आप इसमें क्या कर सकते हो, जो भी सप्लीमेंट्री मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल्स हो गए उनको एक रॉ डेटा के रूप में या एडिशनल ग्राफ्स हो गए, डिटेल टेबल के रूप में आप उसे सपोर्ट कर सकते हो, मेन रिपोर्ट में सपोर्ट किया जाता है। अब इसके ओवरऑल बात करें तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है हमारे पास, एक प्रकार का कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपके प्रोजेक्ट के प्लानिंग को रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें आपका एग्जीक्यूशन क्या रहा, आउटकम क्या रहा, सभी बताता है। ईच कंपोनेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रेजेंटिंग अ कंप्लीट एंड कोहेरेंट पिक्चर ऑफ द। देखिए यहाँ पर हर कंपोनेंट क्या बेसिकली एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उस कह सकते हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, कोहेरेंट करने में, जिसमें आपके स्टेक होल्डर समझते हैं और उसकी सक्सेस होती है, फिर चैलेंजेस आते हैं और इम्पैक्ट, ये सभी चीज उसमें क्या होता है, शामिल होता है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो पढ़ने वाले, राइट अ नोट ऑन ई कॉरेस्पॉन्डेंस। ई कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके मेरिट्स क्या होते हैं, ये सभी चीज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में।
तो ई कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब क्या होता है? देखिए, ई वर्ड जब लग गया समझ जाइए इलेक्ट्रॉनिक लगा हुआ है, और कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब होता है आप अपने मैसेज या इंफॉर्मेशन को शेयर करोगे लेकिन बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चीजें। इलेक्ट्रॉनिक मतलब जहां पर ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स हो गए या ऑनलाइन जो कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म्स हो गए, उन सब चीजों का इस्तेमाल करते हो। इट हैज बिकम अ डोमिनेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये आजकल एक प्रभावी रूप से काम करने वाला कम्युनिकेशन हो गया, जहां पर ये पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट में इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसकी स्पीड, एक्यूरेसी, एक्सेसिबिलिटी, एफिशिएंसी, ये सभी चीजें बेहतर रहता है ई कॉरेस्पॉन्डेंस का। अब इसके फीचर क्या है? ये सबसे पहले ये डेटा फॉर्मेट है, जैसे मैसेज जो रहते हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है, ट्रांसमिट किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, ताकि ये पेपरलेस हो सके और लोगों पर इजी पहुंच सके। जैसे आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो, भाई पेपरलेस है, ट्रांसमिट जल्दी हो जाता है, जल्दी काम होता है। स्पीड एंड एफिशिएंसी की बात करें तो जल्दी डिलीवर हो जाता है, सामने वाला पास जितना भी दूर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई यहाँ बैठा हो, कोई रूस में बैठा हो, तो भी उसके पास मैसेज चला जाएगा। तो स्पीड एंड एफिशिएंसी इसका क्या रहता है? ज्यादा रहता है हमारे पास। थर्ड नंबर पॉइंट बात करें तो ग्लोबल रीच। आप खुद बताओ, ये जो ई कॉरेस्पॉन्डेंस है, इसमें कम्युनिकेशन करने में इसका जो रीच मतलब रीच है, पहुंच जो है, भाई पूरे विश्व में इसका पहुंच है। एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो 24/7 मतलब होता है भैया 24 घंटे ये अवेलेबल है हमारे पास, सातों के सातों दिन, पूरा साल भर अवेलेबल है। आप इसमें स्मार्टफोन, टैबलेट्स, कंप्यूटर, इंटरनेट से कनेक्ट करो और आपके पास एक्सेस रहेगा, 24/7 रहेगा। अब अगला है कॉस्ट इफेक्टिव। मतलब आप खुद सोचो, कुरियर हो गया या प्रिंटिंग हो गया या पोस्टेज हो गया, इन सब चीजों से तो बहुत कम ही ये पड़ता है, इसलिए पैसा बचाने में भी एक नंबर है हमारे पास। मल्टीमीडिया सपोर्ट मतलब आप एक साथ टेक्स्ट भेज सकते हो, मैसेज भेज सकते हो, ऑडियो, वीडियो, बहुत सारे हाइपरलिंक्स हो गए, या फिर जो भी आपको लगता है चीज जा सकता है, वो सारे के सारे चीज लगभग यहाँ पर इसमें इस्तेमाल हो सकते थे। मल्टीमीडिया सपोर्ट करता है। अगला है स्टोरेज एंड रिट्रीवल। मतलब आपके पास इस मैसेज को आप स्टोर कर सकते हो, कहीं खो गया, कभी फोन खराब हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप फिर से इसे प्राप्त कर सकते हो, याद रखिएगा। इंटरेक्टिव पे बात करें तो इसमें क्या होता है, रियल टाइम इंटरेक्शन हो सकता है, चैट्स के थ्रू, प्लेटफॉर्म के थ्रू, ईमेल थ्रेड्स के थ्रू, कि लोग क्या होते हैं जुड़ जाते हैं यहाँ पर, चैट्स में मिलेगा, प्लेटफॉर्म, बहुत सारे चीज के थ्रू। अगर हम सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो ऐसे आजकल व्हाट्सएप पे देखते हो एंड टू एंड इनक्रिप्शन देखते हो, मतलब आपका मैसेज और उस कंपनी के बीच में रहेगा, बाकी कोई तीसरा नहीं पढ़ सकता। तो इसमें कुछ सिक्योरिटी फीचर्स हैं, जैसे पासवर्ड प्रोटेक्शन हो गया, डिजिटल सिग्नेचर, बहुत सारी चीज यहाँ पर क्या रहता है जो आपके मैसेज को या फिर क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंसिटिव को रखता है, मतलब बरकरार रखता है। इको फ्रेंडली है क्योंकि इसमें पेपर तो यूज हो नहीं रहा, तो इन्वायरमेंट को क्या करता है, कंजर्व करने में हेल्प करता है हमारे पास। फिर इसके अगर बात करें हम लोग मेरिट्स के ऊपर में, कि इसका मेरिट्स मतलब क्या क्या लाभ है, तो लाभ के ऊपर बात करें सबसे पहले क्या है, टाइम सेविंग। मतलब भैया ये टाइम सेविंग मतलब आपका समय बचाता है, बहुत जल्दी ये डिलीवर हो जाता है, इसलिए आपका टाइम बचाता है। कन्वीनियंस होता है हमारे पास कि आप इसे कहीं पर भी, किसी भी जगह पे, अगर बेसिकली अगर सैटेलाइट है या फिर कहीं इंटरनेट है, वहां पर आप इसे इजीली क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, तो इजीली हमारे पास। इनहेंस कोलैबोरेशन मतलब ये लोगों के साथ जल्दी कोलैब कर जाता है, जिसमें ईमेल हो गया, जो कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स हो गए, रियल टाइम चैट्स हो गए, उनके साथ ये जल्दी जुड़ सकता है। प्रोफेशनल रिकॉर्ड की बात करें तो ईमेल और अदर जितने भी हमारे पास कोई ई कॉरेस्पॉन्डेंस सर्विसेज हो गए जिसमें डॉक्यूमेंट प्रूफ होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, ऑफिशियल और लीगल पर्पज में इसका इस्तेमाल भी होता है। अगला पॉइंट बात करें फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आप इसे एडिट कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो इजीली, और शेयर किया जा सकता है बिना मेहनत किए हुए। वाइडर कम्युनिकेशन मतलब आप खुद सोचो ये कितना जल्दी पहुंच सकता है, अगर आप देखोगे तो जितना जल्द इंटरनेट जैसा रहेगा उस हिसाब से जितना पहुंच सकता है एज कम्पेयर टू जो हमारे पास लिखा हुआ डॉक्यूमेंट रहता है। तो इट इनेबल्स साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन विद मल्टीपल रिसीवर, मतलब बहुत सारे लोगों से एक से कनेक्ट हो सकता है, जैसे सीसी और बीसीसी के थ्रू। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब पैसा बचाने में भैया, कि आपको यहाँ पर कुछ पैसा लगने वाला नहीं है, आपके पास जो भी बेसिकली आपके पास इंटरनेट है आप काम कर सकते हैं, इसमें कोई फिजिकल रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ता। कस्टमाइजेबिलिटी की बात करें तो इसमें आप ऑफर कर सकते हो टेम्पलेट, पर्सनलाइज्ड सिग्नेचर या ऑटोमेटेड रेस्पॉन्स इस्तेमाल करते हो कस्टमाइजेशन के लिए। इंटीग्रेट कर सकते हो आप अदर टूल्स की, जैसे बात किया जाए यहाँ पर ई कॉरेस्पॉन्डेंस में आप जैसे कैलेंडर्स का, टास्क मैनेजर का या प्रोजेक्ट टूल का इस्तेमाल करते हो। इन्वायरमेंटल वेट की बात करें तो भैया इसमें कोई क्या होते हैं, पॉल्यूशन तो होता नहीं है, ये इसलिए हमारे यहाँ पर कोई पेपर का इस्तेमाल नहीं, कोई इंक का इस्तेमाल नहीं, तो इन्वायरमेंटल के लिए क्या रहता है, बेनिफिट होता है हमारे पास। अब हम लास्ट अगर इसका समरी बात करें या निष्कर्ष की बात करें तो ई कॉरेस्पॉन्डेंस है बेसिकली एक प्रकार से इन्हें पूरे जो कम्युनिकेशन जगत में एक रेगुलराइज कर दिया है, मतलब डिजिटल एज को लेके आ गया, जिसमें स्पीड, कन्वेंशन, एबिलिटी जो इसको स्टोर करने का, रिट्रीव करने का बहुत जल्दी होता है। और यहाँ पर चैलेंजेस क्या रहते हैं, थोड़ा से कि स्पैम का मतलब खतरा, चोरी चमारी का, साइबर सिक्योरिटी ये रहता है यहाँ पर, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक भी, हर चीज़ का फायदा है तो नुकसान भी होता है हमारे पास, तो इसलिए इसके बेनिफिट भी बता दिए और आपके कुछ इसके मेरिट डिमेरिट बता दिए कि इसका क्या क्या नुकसान हो सकता है। अगला चौथा क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश इन टूडेज ग्लोबल जॉब मार्केट। आज का जो वैश्विक जॉब मार्केट है उस पे स्पोकन स्किल का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। आपको ही मालूम है कि
जैसे जैसे लगातार दुनिया कह सकते हैं यहाँ पर फैलती जा रही, दुनिया फैलने का पर्पस है कि दुनिया में टेक्नोलॉजी का आविष्कार होते चला जा रहा है, उसी तरह इंग्लिश स्पोकन का यहाँ पर विकास होते चला जा रहा है। अब इसके स्किल की क्यों आवश्यकता है ग्लोबल जॉब मार्केट में, आइए बात करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ग्लोबल कम्युनिकेशन मीडियम, आपको मालूम है इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज बन चुका है जो भारत में तो सभी स्कूलों में पढ़ाया जा ही रहा है कि ताकि बेसिकली लोगों पास ये पहुंच सके। लोग यहाँ बिजनेस में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पर अगर आपके पास स्पोकन इंग्लिश का क्षमता नहीं रहेगा तो इससे आपका जो, अगर मान लीजिए आप किसी क्लाइंट के साथ डील करते हो, क्योंकि इंडिया में तो चलो फिर भी ठीक हो, लेकिन अगर आपके पास इंटरनेशनल क्लाइंट आ गए तो इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज जो इंटरनेशनल लोग भी बोलते हैं, क्लाइंट्स भी बोलते हैं। आपके जो कलीग्स होंगे, जो पार्टनर रहेंगे, आप उनके साथ कैसे करो काम करो, इसलिए आपको यहाँ पर इंग्लिश आना जरूरी है। पहला, आपका एम्प्लॉयबिलिटी जो रहता है ये इनहेंस करता है। जैसे आपको मालूम है जो एमएनसी कंपनी रहती है, मल्टीनेशनल कंपनी रहता है, वो बेसिकली उन्हीं जो लोगों को पहले लेता है जिनका इंग्लिश स्पीकिंग बेहतर है, ठीक है, या फिर क्योंकि अगर वो उनका इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा रहेगा तो कस्टमर को बेसिकली क्या कर इंटरेक्ट कर सकते हैं अच्छे से, जो भी डेटा है या फिर जो भी चार्ट्स उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, और टीम वर्क जो रहेगा वो बेहतरीन हो सकता है, ठीक है। अगला इसमें बात करें तो आपके करियर एडवांसमेंट में, मतलब अगर आपका स्पोकन इंग्लिश अच्छा है तो आप डोर टू डोर लीडरशिप भी अच्छे कर सकते हो, ग्लोबल असाइनमेंट आपको मिल सकते हैं। एक प्रकार से आपका यहाँ पर की स्किल जो इंटरव्यू में, नेगोशिएशन में या आपके प्रोफेशनल नेटवर्किंग में ये भी क्या होता है, इस्तेमाल होता है, इसलिए करियर एडवांसमेंट में बेनिफिट रहता है। अगला चौथा नंबर पॉइंट है, ये आपके एक्सेस बेसिक नॉलेज को क्या करता है, ट्रेनिंग को क्या करता है, इंप्रूव करता है। जैसे एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है, जैसे टेक्निकल रिसोर्सेज में या जो रिसर्च पेपर रहते हैं या कोई भी ट्रेनिंग मॉड्यूल आप देखेंगे हमेशा वो इंग्लिश में रहता है, क्योंकि अगर आपके पास इंग्लिश में रहेगा तो आप उसे समझोगे, उसके बाद आप अपने इस नॉलेज को क्या लोगों से शेयर कर सकते हो। पांचवा नंबर पॉइंट है कल्चरल एडेप्टेबिलिटी, मतलब देखिए क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल जो रहता है वो आपके कल्चर को भी क्या करता है, एक्सचेंज करता है, और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको क्या करता है, आपके वर्क प्लेस में क्या करता है, डाइवर्स विभिन्न प्रकार लोग रहते हैं तो वहां आपको क्या करता है, मिलने जुलने में हेल्प करता है, जिससे जो मिसअंडरस्टैंडिंग रह गया, जो कोलैबोरेशन रहता है वो अच्छे से हो पाता है हमारे पास। अगला बात करें, अगर आपके पास देखिए जैसे आप सभी बच्चों को मालूम है कि हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, झारखंड में बिलोंग करते हैं, यहाँ इंग्लिश का महत्व नहीं, झारखंड, हमारे बिहार, यूपी, तीन जगह ऐसा है बेसिकली जहाँ पर इंग्लिश बहुत ही कम है हमारा, ठीक है, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंग्लिश कैसा है कैसा नहीं, बोलने में असुविधा। देखिए हम लोग वो लोग हैं बेसिकली जो पढ़ते पढ़ते सीखे हैं, ये नहीं कि भैया हमने इंग्लिश स्कूल से पढ़ाई की और कौन सा इंग्लिश स्कूल का बच्चा आपको क्या लगता है इंग्लिश बोल लेता है, भाई ऐसा बस इस कहने के लिए होता है, ठीक है। तो ये आपके कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे क्या करता है, मजबूत करता है। जैसे आप धीरे धीरे पढ़ रहे हो, अभी पढ़ोगे आप धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते खुद ब खुद, जिस दिन आप सीख के लिखना और खुद ब खुद अगर आप सेंटेंस बनाना सीख जाते हो उसी दिन आपका रोल हो जाता है पक्का कि हाँ भैया आप आपके पास कॉन्फिडेंस आ चुका है। इसलिए ये भी चीजें बताई गई कि आपके कॉन्फिडेंस को क्या करता है, बूस्टअप करता है, प्लस आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्या करता है, बढ़ाता है। जैसे आईटी सेक्टर हो गया, हॉस्पिटलिटी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, यहाँ पर देखिए स्पोकन इंग्लिश एक व्यक्ति जरूरी चीज है। यहाँ पर लोगों को या फिर जो काम करने लोग इंटरनेशनल क्लाइंट्स हो गया, जो भी लोग हो गए, उनको यहाँ समझाने में यहाँ जरूरी रहता है। अगला, ये आपके फर्दर एजुकेशन या जो सर्टिफिकेशन, जैसे हायर क्लास जाओगे या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हो, वहां पर एक आपका स्पोकन इंग्लिश से गुड कमांड रहना चाहिए, ताकि आपको एडमिशन लेने में, इंस्ट्रक्शन या डिस्कशन जो मान कोई चीज होगा तो ये पढ़ने में असुविधा नहीं होगा। प्लस आपका डिजिटल अगर प्रेजेंस के ऊपर बात करें तो जैसे जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राइज हो रहे हैं जिसमें स्पोकन इंग्लिश का लगातार कल्चर बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इसमें वर्चुअल मीटिंग्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, जो कि डिजिटली होते हैं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आप घर पे बैठे या किसी ऑफिस में बैठे काम कर सकते हो। अगला बात करें कॉम्पिटिटिव एज के बारे में बात करें तो आज के वर्तमान अगर हम जॉब मार्केट में बात करें तो स्पोकन इंग्लिश आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलता है आपको, आपको लोगों से अलग बनाता है और आपको एक कह सकते हैं एक्सपीरियंस्ड पर्सन बनाता है ये आज के वर्तमान जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है उसमें। यहाँ पर अब इसके देखिए कुछ ये तो हमने पढ़ा दिया आपको अच्छी चीजें, तो इसके देखिए कुछ प्रैक्टिकल बेनिफिट्स है। जैसे आपको जॉब बेनिफिट्स मिलता है कि इमीडिएट आपको जॉब प्लेसमेंट हो जाता है अगर आपका इंग्लिश अच्छा रहता है यहाँ पर, तो आप कोलैब कर सकते हो या कोलेट कर सकते हो जितने भी बीपीओज में। हायर सैलरी आप वैसे डिमांड भी कर सकते हो, अगर आपका स्पीकिंग बहुत अच्छा फ्लुएंट रहता है तो आप बेटर सैलरी एक्सेप्ट करते हो अपने कंपनी से। फिर आपको लीडरशिप अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप मैनेजर के साथ या फिर स्ट्रॉन्ग, अगर आपका स्किल अच्छा है तो आप बेसिकली इक्विट कर जाते हो अच्छे टीम के लिए। तो इस प्रकार इंग्लिश अगर स्किल आपका अच्छा है या उसको नहीं अच्छा है तो आपके लिए लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करता है, ताकि आप ग्लोबल मार्केट में या जो लगातार वर्तमान बढ़ते चला जा रहा है हमारा पृथ्वी, उसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक बेटर जॉब में आप जा सकते हो। ठीक है, तो इंग्लिश स्पोकन स्किल प्रोफेशनल आपके जीवन को एक बेटर जॉब एश्योर करता है बेसिकली, और ये आपको ग्लोबली क्या करता है, लोगों से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहां पर हमने आपको टोटल 4 क्वेश्चन बताए, 4 के 4 पढ़ लो,
आपका 45 नंबर कंफर्म हो जाएगा। अब बोले भाई 45 नंबर क्योंकि यहाँ से सवाल पेपर में आएगा, आप PY को चेक कर लो, आपको खुद पता चल जाएगा हाँ भैया जो आप पढ़ाते वो आता है हमारे पेपर में। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। लगता है भैया ने आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बनाया, तो लाइक और शेयर करने बिल्कुल ना कमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।